हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के बारे में, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। देखिए, हमारा जो हिस्ट्री की सीरीज जो चल रही थी उसका आज 12वां चैप्टर है। इससे पहले हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के बारे में कम्प्लीटली सारा कुछ कर दिया है कंप्लीट। तो उसके बाद हमारा जो बचता है आज का 12वां चैप्टर, इसमें कुछ विविध होंगे, मतलब उत्तराखंड इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे कि इतिहास से आपने क्या सीखा, इस टाइप से ना। इसके बाद हमारा फाइनली इतिहास खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम उत्तराखंड के भी जितने भी जैसे इकोनॉमिक, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है और उत्तराखंड का कल्चर है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? जो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज हुई थी, ये किस चीज को माना जाता है? ठीक है, तो ये माना जाता है बहादुराबाद को। ठीक है, बहादुराबाद को क्या माना जाता है? ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज उत्तराखंड में। फिर है कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जो कालसी का अभिलेख है, इसकी खोज किसने की थी? ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने। ठीक है, जॉन फॉरेस्ट ने क्या करी थी? देहरादून में जो कालसी है, कालसी अभिलेख की खोज करी थी। और ये कालसी अभिलेख किसका है? अशोक का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के बेसिकली 14 अभिलेख हैं। 14 अभिलेखों में से उसका एक अभिलेख कहाँ है? उत्तराखंड के कालसी देहरादून में। ठीक है, फिर है किस प्रागैतिहासिक स्थल से सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? तो कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से क्या हुआ है? सिंगों का मुखौटा पहना हुआ एक आदमी प्राप्त हुआ है, मतलब इसके कुछ नर कंकाल प्राप्त हुए होंगे। तो देखिए, ये हुआ है हटवाल घोड़ा से। ठीक है, हटवाल घोड़ा से प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? अब बताइए इनमें से कौन सा, जैसे 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपदों में से ऐसा कौन सा महाजनपद है जिसका क्या आता है? कुछ भूभाग उत्तराखंड के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आता है पांचाल का। ठीक है, उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है पांचाल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? अब देखिए, जो कालसी का अभिलेख है ये उत्तराखंड में मिला है, तो इसमें उत्तराखंड के बारे में भी कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? उस टाइम पे क्या बोला जाता होगा? तो ये बोला जाता था अपरांत। ठीक है, अपरांत बोला जाता था उस टाइम पे उत्तराखंड, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर देखिए, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? जो कांसा होता है, कांसे की कटोरी कौन से प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुई है? ये हुई है मलारी से। ठीक है, मलारी गांव से प्राप्त हुई है। फिर है उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड से संबंधित जो प्रथम पुरातात्विक खोज है, ये किस चीज को माना जाता है? ये माना जाता है देवीधुरा के कप मार्क्स। ठीक है, जो देवीधुरा है चंपावत में, यहाँ के जो कप मार्क्स मिले हैं उसको क्या माना जाता है? प्रथम पुरातात्विक खोज माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में। अब देखिए, लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? जो लाखा मंडल है ये भी देहरादून में स्थित है, तो यहाँ पर जो खंडित शिलालेख है ये किससे संबंधित हो सकते हैं? ठीक है, तो ये संबंधित हो सकते हैं छांगलेस वंश से। ठीक है, जो उत्तराखंड का छांगलेस वंश था, इससे रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? जो अमोघ भूति था, इसकी चांदी की मुद्राओं का भार कितना हुआ करता था? तो ये लगभग 31 से लेकर 38 ग्रेन हो सकता था। ठीक है, 31 to 38 ग्रेन क्या हो सकता है? जो अमोघ भूति था, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार हो सकता है। अब देखिए, अमोघ भूति की बात करें तो अमोघ भूति कौन था? कुनिंदु का एक राजा था। ठीक है, कुनिंद शासक था अमोघ भूति, और ये कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था अमोघ भूति को। ठीक है, फिर देखिए, कुनिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो जो कुनिंद वंश है, इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमें क्या मिल सकता है? ये है मुद्राएं। ठीक है, कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं, इससे हमें पता चलता है कि कुनिंद डायनेस्टी थी, ये भी उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, फिर देखिए, सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? जो सोनितपुर था, ये किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो ये राजधानी हुआ करती थी बाणासुर की। ठीक है, फिर देखिए, कुनिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है? जो कुनिंदों की मुद्राएं हैं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? ये बेसिकली शैव, बौद्ध और जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानते थे। कुनिंद मुद्राओं से हमें यही कुछ पता चलता है। फिर देखिए, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया? तो जागेश्वर मंदिर है जो, वहां पर विमानों का निर्माण किस कत्यूरी शासक द्वारा करवाया गया था? ये करवाया था निम्बरदेव ने। ठीक है, निम्बरदेव ने कराया था। अब देखिए, आपको पता होगा जो कत्यूरी साम्राज्य था, मतलब कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसके टोटल कितने राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है? 14 राजाओं का मिलता है। ठीक है,
तो देखिए 14 क्या मिलता है, इनके 14 शासकों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो कत्यूरी साम्राज्य था, कार्तिकेयपुर राजवंश था, इनके 14 शासकों का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब देखिए 14 शासकों में से इनके 3 परिवार बनाए गए थे। ठीक है, 3 परिवार थे, जिसमें जो पहला परिवार था वो था बसंत देव का। किसका था, बसंत देव का था। यही माना जाता है कि जो कत्यूरी साम्राज्य है या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसकी स्थापना किसने करी थी, वसंत देव ने करी थी। ठीक है, अब देखिए बसंत देव के बाद क्रमशः कौन आता है, खरपर देव आता है। ठीक है, खरपर देव आता है। खरपर देव के बाद कौन आता है, कल्याण राज आता है। कल्याण राज के बाद आता है अधिराज। ठीक है, अधिराज के बाद लास्ट कौन होता है प्रथम वंश का, ये होता है त्रिभुवन राज। ठीक है, ये भी पूछा जाता है प्रथम परिवार का अंतिम शासक या प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक हमारा बसंत देव, अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। ठीक है, फिर क्रमशः उसके बाद द्वितीय परिवार आता है कार्तिकेयपुर राजवंश का। इसके संस्थापक माने जाते हैं निम्बर देव को। ठीक है, किसको, निम्बर देव को माना जाता है। निम्बर देव के बाद इष्टगण आते हैं। ठीक है, इष्टगण आते हैं। अब देखिए इष्टगण के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इष्टगण ने क्या किया था कि ये पूरा जितना भी पूरा साम्राज्य था, पूरा उत्तराखंड था, इसको मतलब पूरे उसको एक करने का प्रयास किया था। ठीक है, किसने करा था, ईष्टगण देव ने। ठीक है, ईष्टगण देव ने पूरे साम्राज्य या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी पूरा मतलब उत्तराखंड था, संपूर्ण उत्तराखंड, इसको एक साथ करने का, एक माला में पिरोने का प्रयास किया था इष्टगण ने। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इष्टगण के बाद क्रमशः कौन आता है, ललित सुर आता है। ठीक है, ललित सुर आता है। इनमें 4 ही शासक थे, चौथा था हमारा भूदेव। ठीक है, अब देखिए इनका पहला था निम्बरदेव, फिर लास्ट था भूदेव। 5 हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 5 और 9, फिर बचे 5 और। ठीक है, तो 5 में लास्ट जो परिवार था, लास्ट परिवार का होता है पहला शासक सलोड़ादित्य। ठीक है, सलोड़ादित्य प्रथम शासक माना जाता है, लेकिन जो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना माना जाता है, ये इसके पुत्र इच्छर देव के द्वारा की जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो इच्छर देव था, इसने ही सलोड़ादित्य परिवार यानी तृतीय परिवार की स्थापना करी थी, ऐसा माना जाता है। फिर देखिए क्रमशः इच्छर देव के बाद कौन आता है, पद्मठ देव। ठीक है, पद्मठ देव आता है। पद्मठ देव के बाद आता है देसठ देव। ठीक है, देसठ देव के बाद जो लास्ट शासक होता है वो होता है सुभिक्ष राज। कौन होता है, सुभिक्ष राज। ये हमारा देखिए सलोड़ादित्य पहला हो गया, लास्ट हो गया सुभिक्ष राज। अब कहीं पर आपको इच्छरदेव पहला माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 14 शासक इनके होते हैं। अब जब लास्ट शासक होता है सुभिक्ष राज, तो सुभिक्ष राज के बाद क्या हो जाता है ना कि इनका जो वंश होता है, इनका जो शासन प्रशासन होता है, वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, सुभिक्ष राज के वंश क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं। तो ये अलग अलग वंश बना लेते हैं, जिनमें से एक वंश आता है जो इंपॉर्टेंट है, अशांति देव वंश। ठीक है, अशांति देव वंश बाहर निकल के आता है, इसकी स्थापना करता है अशांति देव। ठीक है, अशांति देव वंश की स्थापना अशांति देव करता है। इसकी राजधानी स्टार्टिंग में ये रखता है जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ इसकी राजधानी होती है। बाद में इसको क्या कर देता है, रणचूला कोट लेके जाता है। ठीक है, रणचूला कोट लेके जाता है। अब अशांति देव राजवंश की बात करें तो इनमें से कुछ जैसे इनको वैसे बेसिकली बोला जाता है मध्यकालीन कत्यूरी शासक। ठीक है, क्या बोला जाता है, मध्यकालीन कत्यूरी शासक इनको बोला जाता है। ठीक है, तो मध्यकाल में जो अशांति देव वंश था, इसकी जो राजधानी थी रणचूला कोट थी, और इनमें जो इनका अंतिम शासक माना जाता है वो माना जाता है ब्रह्मदेव को। ठीक है, ब्रह्मदेव इनका अंतिम शासक होता है, किसका, मध्यकालीन जो कत्यूरी साम्राज्य था अशांति देव वंश का। ठीक है, अब इसमें जो मध्यकालीन कत्यूरी हैं, इनमें से कुछ राजा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान के चले प्रीतम देव। ठीक है, प्रीतम देव के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रीतम देव कौन थे, प्रीतम देव इसको पिथौरा शाही भी बोला जाता था। ठीक है, पिथौरा शाही भी इसको बोला जाता था। अब पिथौरा शाही या प्रीतम देव की बात करें तो पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के संस्थापक माने जाते हैं प्रीतम देव को। ठीक है, यानी पिथौरा शाही को बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर पिथौरागढ़ का नाम, मतलब यहाँ का नाम, सोर का नाम पिथौरागढ़, उस टाइम पे क्या था, यहाँ का नाम सोर था। ठीक है, सोर घाटी। तो सोर घाटी का नाम पिथौरागढ़ किसके नाम पर पड़ा, कत्यूरी शासक प्रीतम देव या फिर पिथौरा शाही के नाम पर पड़ा था। ठीक है, अब देखिए ये प्रीतम देव के बारे में बात करें, प्रीतम देव की एक रानी हुआ करती थी, जो इनकी क्या थी, छोटी रानी थी। ठीक है, इनकी काफी रानियां थी, इनमें से एक छोटी रानी थी जिसका नाम था जिया रानी। ठीक है, क्या नाम था, जिया रानी था। अब जिया रानी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जिया रानी ने जो एक तैमूर लंग था ना, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, उसमें आपने तैमूर लंग जरूर पढ़ा होगा। तो तैमूर लंग को इसने 1399 में आई थिंक हराया था। ठीक है, डेट फिक्स नहीं होता है इसमें, लेकिन इसने क्या करा था, तैमूर लंग को हराया था। ठीक है, किसने, जिया रानी ने तैमूर लंग को इसने हराया था। अब इनका युद्ध होता है, जो जहां पर हराया था उस जगह का नाम है रानीखेत, जो अल्मोड़ा में पड़ता है बेसिकली। ठीक है, अल्मोड़ा रानीखेत में इसने, जिया रानी ने तैमूर लंग को हराया था। अब देखिए प्रीतम देव तो हो गया। ठीक है, प्रीतम देव के बाद एक और मुख्य शासक थे इसमें, वो थे धामदेव। ठीक है, कौन थे, धामदेव थे। अब धामदेव या इनको दुला शाही भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रीतम देव को पिथौरा शाही बोला जाता है, वैसे ही धामदेव को दुला शाही भी बोला जाता है। अब बात करें दुला शाही की,
शाही, तो दुला शाही जो थे ये काफ़ी फेमस राजा थे उस टाइम पे। इनके उसमें एक स्टोरी है, जो धामदेव या दुला शाही थे, इनके दो पुत्र थे, ठीक है। एक का नाम था लाड़म शाही, ठीक है, एक का नाम था लाड़म शाही, दूसरे का नाम था मालू शाही, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मालू शाही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालू शाही की एक मतलब प्रेम प्रसंग बोल सकते हैं या फिर प्रणय गाथा हम इसको बोल सकते हैं, तो वो होता है राजुला के साथ, ठीक है। राजुला मालू शाही आपने सुना होगा, इसमें काफ़ी स्टोरीज भी आपको देखने को मिलती है। तो जो मालू शाही था किसका बेटा था, धामदेव या दुला शाही का बेटा था। तो मालू शाही प्रेम प्रसंग जुड़ा होता है राजुला के साथ, ठीक है। अब ये राजुला कौन होती है, जो ये राजुला होती है ये होती है बेसिकली जो धारचूला क्षेत्र है ना, वहां पर एक घाटी पड़ती है दारमा घाटी, ठीक है। तो दारमा घाटी की शौक्याणी होती है, ठीक है, दारमा की शौक्याणी होती है राजुला। तो राजुला और मालू शाही का क्या होता है उस टाइम पे, प्रेम प्रसंग होता है या फिर प्रणय गाथा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था। फिर उसके बाद जो धामदेव या फिर दुला शाही आता है, इसके बाद अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदेव था, ठीक है। ब्रह्मदेव क्या था, इनका अंतिम शासक था। अब देखिए ब्रह्मदेव के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जागरू में क्या कहा जाता है, जैसे कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में क्या लगाया जाता है, जागर लगाए जाते हैं ना, तो जागर में इसको बोला गया है बीरमदेव, ठीक है। क्या कहा गया है, बीरमदेव बोला गया है ब्रह्मदेव को। अब ये देखिए जो ये वीरमदेव या फिर ब्रह्मदेव था, ये क्या था, एक अत्याचारी शासक था, ठीक है। इसने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करे थे उस टाइम पे, कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र जहाँ भी था। तो जो बीरमदेव था ये काफ़ी अत्याचारी शासक था, ठीक है। तो इसको जागरू में बीरमदेव बोला जाता है। अब ये अंतिम शासक था। इसके बाद क्या होता है ना, जो ब्रह्मदेव होता है या फिर ब्रह्मदेव इसको बोला जाता है, तो ब्रह्मदेव क्या करता है, अपनी जो बेटी होती है, पुत्री, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है सोमचंद नामक एक शासक के साथ। मतलब एक व्यक्ति होता है, उस टाइम पे शासक नहीं होता, एक व्यक्ति होता है जो बेसिकली मतलब क्या होता है कि कहीं बाहर से आया हुआ इसको मानते हैं, ठीक है। तो जो बाहर से हुआ एक व्यक्ति था सोमचंद, इसके साथ ब्रह्मदेव क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और उसको जमीन दान में देता है, ठीक है। जमीन दान में कहाँ पर देता है, ये देता है चंपावत का एक राजबुंगा नामक जगह होती है, ठीक है। राजबुंगा नामक एक जगह होती है चंपावत पे, यहाँ पर इसको अपनी जमीन दान देता है। फिर जो सोमचंद होता है क्या करता है, राजबुंगा यहाँ पर एक किले का निर्माण कर देता है, राजबुंगा किले का निर्माण। तो इस तरीके से क्या होती है, फिर चंदवंश की स्थापना होती है। तो ये कंप्लीटली ये था मतलब कत्यूरी साम्राज्य के बारे में। देखिए कत्यूरी साम्राज्य के बारे में आपको ज्यादा नहीं पूछता है, इनकी स्थापत्य कला पूछता है। जैसे इनके टाइम पे जो मंदिर बने होते ना, कत्यूरी कालीन जो मंदिर बने होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक होता था छत्रयुक्त, ठीक है, एक छत्रयुक्त होता था, दूसरा होता था शिखर युक्त, ठीक है। छत्रयुक्त और शिखर युक्त, जो छत्रयुक्त प्रकार के मंदिर होते थे इनको पैगोडा प्रकार के मंदिर भी बोला जाता था, पैगोडा प्रकार के मंदिर, ठीक है। तो ये चीजें थी, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, जो बीडी पांडे थे, इनके अनुसार इनको सूर्यवंशी माना गया है, ठीक है। सूर्यवंशी शासक माना गया किनको, कत्यूरी साम्राज्य को, ठीक है। तो इस तरीके से होता था इनका। बाकी इनसे कुछ नहीं पूछता। इनके 3 परिवार आते हैं, ठीक है। 3 परिवार में कितने शासक थे, टोटल 14 शासक थे। तो इन 14 शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम परिवार में कितने थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे, और प्रथम और अंतिम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसके बाद ये कुछ होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजा धामदेव किसके पुत्र थे। तो ये सारी चीजें मैं फैक्ट आपको करा चुका हूं। जो दो धामदेव थे ये किसके थे, प्रीतम देव के पुत्र थे, ठीक है। प्रीतम देव के पुत्र थे धामदेव, और धामदेव के 2 पुत्र थे, लाड़म शाही और मालू शाही, ठीक है। मालू शाही और लाड़म शाही क्या थे, धामदेव के 2 पुत्र थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है। जो अमोघ भूति की मुद्राएं थी इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ मिलता है, ये मिलता है हमें ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। अब देखिए इसमें खरोष्टी लिपि जो होती थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी इस तरीके से। अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं कुछ भी चीजें, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखे, लेकिन उस टाइम पे जो खरोष्टी लिपि होती थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये हिंदी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में भी पूछा जाता है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चंदवंश से है। तो चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था, ठीक है। तो किसने बताया था, मतलब चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया। अच्छा, मतलब ये बोला गया है कि जो चंदवंश का संस्थापक है ये सोमचंद को किसने माना है, ठीक है। किस व्यक्ति ने बताया कि सोमचंद क्या था, चंदवंश का संस्थापक था। तो ये माना है किसने, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों ने माना है चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को। बाकी देखिए जो हर्षदेव जोशी जो थे, हर्षदेव जोशी के अनुसार किसको मानते हैं, ये थोरचंद को मानते हैं, ठीक है। थोरचंद को क्या मानते हैं, चंदवंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सोमचंद इसका सटीक आंसर होता है कि सोमचंद ही होगा, क्योंकि काफी सारे इनके मिले हैं ताम्र अभिलेख और शिलालेख मिले, तो उनसे पता चलता है कि सोमचंद ने ही क्या करा था, चंदवंश की स्थापना करी थी।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अशांति देव वंश है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हमारा पाली पछाव वाला क्षेत्र होता है, जो पाली पछाव वाले क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए राजा मगभतश, मतलब राजा मगभतश, मतलब इस तरीके से उस टाइम पे लिखा जाता होगा। तो जो राजा मगभत थे तथा जो शिवपालित थे, तो इसका उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? ठीक है, इन राजाओं का कौन से कुड़िंद मुद्राओं में, किन कुड़िंद मुद्राओं में इनका उल्लेख हुआ है? तो कौन सी ऐसी कुड़िंद की मुद्राएं थी, किस प्रकार की मुद्राएं थी जिसमें इनका उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये मिलता है अल्मोड़ा प्रकार। कुड़िंदों की जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इसमें इन दोनों शासकों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर देखिए एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? तो कौन से ऐसे शिलालेख थे जिनके कुछ अंशों का क्या करा है इन्होंने? अंग्रेजी में अनुवाद कराया है। तो ये होते हैं हमारे बेसिकली बागेश्वर शिलालेख। ठीक है, जो बागेश्वर शिलालेख है इनके कुछ अंशों का क्या करा है? अंग्रेजी में अनुवाद करा है एटकिंसन ने। ठीक है, एटकिंसन को उत्तराखंड के इतिहास में काफी बड़े इतिहासकार इनको माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाली कत्यूरी राजा कौन था? ठीक है, तो जो बैजनाथ था, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन हुआ करता था? तो ये हुआ करता था हमारा नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव होता था। फिर देखिए कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? जो कालू तड़ागी था ये किस चंद शासक का क्या था? सेनापति था। तो ये था हमारा सोमचंद का। ठीक है, सोमचंद का था कालू तड़ागी। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा ऐसा चंद शासक था जिसके टाइम पे क्या हुआ था? प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ये होता है रत्नचंद। ठीक है, फिर देखिए किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो कौन सा ऐसा चंद शासक था जिसने सर्वप्रथम क्या करा था? अभिलेख खुदवाया था। तो ये था हमारा अभय चंद। ठीक है, अभय चंद ने सर्वप्रथम क्या करा था? अभिलेख खुदवाया था। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे है कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? जो कटकाली प्रथा थी इसको प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन हुआ करता था? ये होता था भारती चंद। ठीक है, फिर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रुद्रचंद ने अकबर से कहां भेंट की थी? तो रुद्रचंद जो था इसने क्या करा था? अकबर से भेंट की थी। तो लेकिन कहां करी थी? ये करी थी लाहौर में। ठीक है, फिर है सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका चलता है चंद साम्राज्य में? ये चलता है ज्ञानचंद का। ठीक है, फिर देखिए पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? जो पटरंग प्रथा का प्रचलन है ये किसने करा था? ये करा था इंद्रचंद ने। ठीक है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? जब मुगल शासक अकबर का शासनकाल चल रहा था दिल्ली सल्तनत पर, तो उस टाइम पे चंद राजा कौन हुआ करता था? ये हुआ करता था रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद क्या था? अकबर का समकालीन था, इसीलिए इसने क्या करी थी? लाहौर में इससे भेंट की थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो ऐसा चंद शासक जिसने गढ़वाल क्षेत्र पर सर्वप्रथम क्या करा था? आक्रमण करा था, तो वो था हमारा कीर्ति चंद। ठीक है, कीर्ति चंद ने सर्वप्रथम करा था। फिर है बीणा चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो बीणा चंद की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो बीणा चंद जो था, वीणा चंद की मृत्यु के बाद होता है खशों का। ठीक है, खशों ने क्या कर लिया था? वीणा चंद को पराजित कर लिया था। वीणाचंद इसलिए पराजित होता है क्योंकि ये क्या था? भोग विलास वाला राजा था। ठीक है, एक विलासी राजा था जिसको कोई मतलब नहीं रहता था राजकाज से, बस ये अपना खाता पीता था और मगन रहता था। इसी कारण जो खस थे, खसों ने इसको हराया था। ठीक है, फिर देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जब पानीपत का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे चंद शासक कौन हुआ करता था? ठीक है, तो ये हुआ करता था दीपचंद। ठीक है, दीपचंद हुआ करता था। अब देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में। लेकिन यहाँ पर द्वितीय युद्ध नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? तृतीय युद्ध होगा। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो कब होता है? 1761 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1761 ईस्वी में क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देता है। ठीक है, ये बात थी 1761 की। फिर देखिए क्या होता है, पानीपत के युद्ध के समय कौन था चंद राजा? ये था दीपचंद। ठीक है, अब देखिए दीपचंद के बारे में बात करें तो दीपचंद के टाइम पे क्या हो गया था? चंदों की जो शक्तियां थी ना, ये चंदों की शक्तियां काफी कमजोर हो चुकी थी। ठीक है,
इनकी शक्तियां काफी कमजोर हो चुकी थी। इसी के टाइम पर क्या होता है, दीपचंद के टाइम पर एक तामा ढौंड का युद्ध होता है, ठीक है, तामा ढौंड का युद्ध होता है। इस तामा ढौंड का युद्ध होता है 1755 ईस्वी में, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, जो शिवदेव जोशी होते हैं ये मारे जाते हैं, ठीक है, शिवदेव जोशी मारे जाते हैं। शिवदेव जोशी बेसिकली दीपचंद के सेनापति होते हैं। शिवदेव जोशी मारा जाता है और इसमें जो गढ़ सेनापति होता है नरपति गुलेरिया, ठीक है, नरपति गुलेरिया क्या क्या करता है, जीत जाता है। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसी के टाइम पर पानीपत का युद्ध हुआ, ये आपको पता चल गया 1761 ईस्वी में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है ना, जो मोहन सिंह था, एक मोहन सिंह नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, कौन होता है, मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति क्या करता है, मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि दीपचंद तो इसकी शक्ति कमजोर हो गई ना, और इसका सेनापति भी हार जाता है, मारा जाता है। तो मोहन चंद क्या करता है, मोहन सिंह क्या करता है, मोहन चंद की उपाधि धारण करके गद्दी हड़प लेता है और चंद की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो इसी के टाइम पर क्या हुआ, मोहनचंद के टाइम पर ही जो हर्षदेव जोशी थे, कुमाऊं का किंग मेकर इसको बोला जाता है, तो हर्षदेव जोशी ने क्या करा, जो गढ़ शासक हुआ करता था उस टाइम पे ललित शाह, ठीक है, कौन था, ललित शाह क्या था, गढ़ शासक था। तो ललित शाह को इसने कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है, ठीक है, हर्षदेव जोशी, ठीक है। तो इसी के टाइम पर एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, बगवाली पोखर का युद्ध होता है। कब होता है, 1779 ईस्वी में, ठीक है। 1779 में क्या होता है, बगवाली पोखर का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो ललित शाह था वो मोहनचंद के साथ युद्ध करता है, ठीक है। ललित शाह क्या था, गढ़ शासक था। मोहनचंद जो था, मोहन सिंह, ये चंदवंश का मतलब नाम लेकर गद्दी पर बैठा था, ठीक है, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह जो था, मोहनचंद, इसको ललित शाह क्या कर देता है, हरा देता है, ठीक है। इसको हराने के बाद जो मोहनचंद होता है वो भाग जाता है लखनऊ, ठीक है, यूपी लखनऊ भाग जाता है और ललित शाह का यहाँ पर क्या हो जाता है, अपना राजकाज चल जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं पर अब किसका शासन हो गया, गढ़ शासकों का शासन हो गया, ठीक है, ललित शाह का बेसिकली। तो ललित शाह तो उस टाइम पे गढ़वाल का शासक होता है, ये तो यहाँ पर शासन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इसका बेटा होता है ना प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह क्या होता है, ललित शाह का पुत्र होता है। तो प्रद्युम्न शाह को ये 1779 ईस्वी में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देते हैं और 1779 से लेकर 1786 ईस्वी तक क्या करता है, प्रद्युम्न शाह यहाँ पर शासन करता है, ठीक है, कुमाऊं की गद्दी पर। जो प्रद्युम्न शाह होता है ये क्या करता है, जो दीपचंद था ना, जिसके टाइम पर कुमाऊं में चंदू की शक्ति कमजोर हो गई तो ये दीपचंद को अपना दत्तक पुत्र घोषित करता है, मतलब खुद को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही ललित शाह की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद जयकृत शाह गद्दी पर बैठता है, जो क्या था, प्रद्युम्न शाह का बड़ा भाई था, ठीक है, जयकृत शाह। तो जयकृत शाह की जब मृत्यु की खबर ये सुनता है तो ये 1786 ईस्वी में वापस लौट जाता है, ठीक है। कौन, प्रद्युम्न शाह जो कुमाऊं में शासन कर रहा था, ये वापस गढ़वाल लौट जाता है 1786 में। तो जब 1786 में ये वापस गढ़वाल लौट जाते हैं तो कुमाऊं की गद्दी खाली हो जाती है, ठीक है। तो जब कुमाऊं की गद्दी खाली होती है तो उस टाइम पे जो हर्षदेव जोशी होते हैं ना, हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, मोहनचंद जो होता है, मोहनचंद वापस आ जाता है, ठीक है, जो लखनऊ भागा था, इसको लगता है कि कुमाऊं की गद्दी खाली है, तो ये फायदा उठा के क्या करता है, कुमाऊं की गद्दी पर दोबारा मोहनचंद दोबारा आ जाता है, ठीक है, 2 बार शासन करता है मोहनचंद, ठीक है। इसको पहले ललित शाह ने हराया, लखनऊ भागा, फिर वापस आया, फिर दोबारा गद्दी हासिल करी। लेकिन हर्षदेव जोशी ने एक पाली गांव का युद्ध होता है, ठीक है, कौन सा, पाली गांव का युद्ध होता है। पाली गांव के युद्ध में हर्षदेव जोशी मोहनचंद को हरा देते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको मार देते हैं 1786 ईस्वी में, ठीक है, 1786 में। अब हर्षदेव जोशी उसको मार देते हैं तो कुमाऊं की गद्दी फिर से खाली हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो शिवचंद होता है, शिवचंद को गद्दी पर बैठाया जाता है, शिवचंद को, ठीक है। शिवचंद कौन होता है, देखिए, मोहनचंद का जो बड़ा भाई था ना लाल सिंह, तो लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से गद्दी हड़प ली और शिवचंद को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। और शिवचंद को ही क्या बोला जाता है, मिट्टी का महादेव भी बोला जाता है, ठीक है, मिट्टी का महादेव किसको बोला जाता है, शिवचंद को बोला जाता है। अब देखिए, जो शिवचंद था, शिवचंद को गद्दी पर तो बैठा दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो मोहनचंद का पुत्र होता है महेंद्र चंद, ठीक है, इसको राजा बना दिया जाता है, ठीक है। लाल सिंह ने क्या कर दिया, मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठा दिया और महेंद्र चंद ही क्या होता है, चंदवंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। 1790 ईस्वी में हवालबाग का एक साधारण युद्ध होता है गोरखाओं के साथ और इस साधारण से युद्ध में महेंद्र चंद गोरखाओं के हाथ मारा जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, 1790 के बाद कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी चंदू के
बारे में, ठीक है। मैंने कत्यूरी और चंदा आपको क्लियरली कंप्लीट करा दिया, इनके जो मेन शासक थे। अब देखिए इसमें एक चीज पूछा जाता है कि चंदू के पतन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। जो चंदू का पतन हुआ तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, तो इनमें 3-4 मुख्य कारण होते हैं, जैसे योग्य अधिकारी का न मिलना। पहले पहले जैसे बड़े बड़े शासक थे, बाज बहादुर चंद है, गरुड़ ज्ञान चंद है, कीर्ति शाह है, लक्ष्मी चंद, ये बड़े बड़े शासक थे। इनके टाइम पे कोई इनको हरा नहीं पाता था, लेकिन बाद में जैसे दीप चंद आए और फिर काफी छोटे छोटे ऐसे बीणा चंद है, ऐसे शासक आए, तो इनकी वजह से इनकी शक्ति कमजोर हो गई, योग्य अधिकारी इनको नहीं मिला। और फिर क्या चलता था, दरबार में षड्यंत्र चलता था इनके काफी, ठीक है। और जो डोटी थे और पंवार शासक थे, इनके साथ इनका लगातार संघर्ष चलता था। इसी के कारण चंदू का क्या हुआ था, पतन हुआ था, ठीक है। तो ये था बेसिकली। अब देखिए चंद प्रशासन में थातवान कौन थे। जो चंद प्रशासन, जब चंद प्रशासन होता था उस टाइम पे थातवान क्या होते थे, कौन होते थे, ठीक है। जो थातवान होते थे वो होते थे भूमि का स्वामी, ठीक है। जो भूमि का स्वामी होता था उसको बेसिकली थातवान कहा जाता था। फिर देखिए ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए। जो ई गार्डनर थे, एडवर्ड गार्डनर, इनको कुमाऊं का कमिश्नर कब बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं 3 मई 1815 ईस्वी में। 1815 में क्या बनते हैं, कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। इनका कार्यकाल सिर्फ 9 ही महीने का चलता है। और ये भी पूछा जाता है कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, तो ये था ई गार्डनर, ठीक है। फिर देखिए तुजुके बावरी में चंदू का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है। जो तुजुके बावरी है इसमें जो चंदू का सबसे धनी शासक है, धनी राजा है, किसको बताया गया है, ये बताया जाता है लक्ष्मी चंद को, ठीक है। फिर है आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया। जब आंग्ल गोरखा युद्ध होता है, मतलब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में जब युद्ध होता है, उस टाइम पे अंग्रेजों का जो सेनापति था वो मारा जाता है। तो कौन था वो था जिलेस्पी, ठीक है। जिलेस्पी क्या होता है, मारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था क्या है। तो चंद राजवंश में जो चारथान व्यवस्था होती है ये क्या होती है उस टाइम पे, ये होती है बेसिकली जैसे पंचायतें होती है ना, कचहरियां होती हैं, तो ये उनको बोला जाता था चारथान, ठीक है। फिर देखिए नाला पानी खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। जो नाला पानी है, खलंगा दुर्ग है, इसका निर्माण किसने कराया था, ये कराया था बलभद्र सिंह थापा ने, ठीक है। बलभद्र सिंह थापा ने नाला पानी है खलंगा दुर्ग का निर्माण कराया था। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंट में जरूर बताना कि ये जो नाला पानी है खलंगा का दुर्ग है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये कहां पड़ता है, ठीक है। ये कमेंट में जरूर बताना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था। तो कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था, तो ये किया था लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से सिंगौली की संधि कब हुई थी। जो संगोली की संधि थी, सुगौली की संधि, संगौली की संधि या सिंगौली की संधि कहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सिंगौली की संधि हुई थी तो ये अंतिम रूप से कब हुई थी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये अंतिम रूप से होती है 4 मार्च 1816 ईस्वी में, ठीक है। संगौली की संधि तो वैसे 1815 में प्रस्तावित हो जाती है, लेकिन अंतिम रूप से जो ये पूर्ण होता है जब ये अधिकार मान लेते हैं गोरखा लोग, फिर संपूर्ण रूप से कुमाऊं छोड़ देते हैं, गढ़वाल छोड़ देते हैं, तो ये होता है 4 मार्च 1816 ईस्वी में। फिर देखिए हरकदेव जोशी या फिर हर्षदेव जोशी इनको बोला जाता है। तो ये किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे, तो ये थे चंदों के, ठीक है। चंदों के क्या थे, प्रसिद्ध दीवान थे। इनको बोला जाता है कुमाऊं का किंग मेकर, ठीक है, किंग मेकर इनको बोला जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था। तो कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने दीपचंद को और उनकी रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था, तो वो था हमारा मोहन चंद, ठीक है। जो मोहन सिंह था, मोहन सिंह ने क्या करा, दीपचंद को कैद करके, उसकी रानी को कैद करके, मोहन सिंह ने चंद की उपाधि धारण करके गद्दी बैठा था। बाद में हार जाता है, ठीक है, गढ़ शासक के साथ। फिर देखिए सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता है। जो सुवांगी या फिर दस्तूर नामक कर है ये किस आधार पर लिया जाता है, ये लिया जाता है बीसी भूमि पर, ठीक है, बीसी भूमि के आधार पर लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई है। तो दानवीर कर्ण किस गोरखा सेनापति को बोला जाता है, ये बोला जाता है रणजोर सिंह थापा को, ठीक है। जो रणजोर सिंह थापा थे इनको बोला जाता है दानवीर कर्ण। फिर देखिए निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था। तो कौन सा ऐसा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने 1861 में क्या किया था, जंगलात बंदोबस्त कराया था। तो ये थे हमारे हेनरी रैमजे, ठीक है। इसको रामजी साहब बोला जाता था कुमाऊं में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस चंद राजा ने दोराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया। जो दोराकोट था इसको समाप्त करके चंपावत नगर बसाया था, तो ये कौन सा राजा था, ये था हमारा सोमचंद, ठीक है।
फिर है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ये कब पास होता है? ये होता है हमारा सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवारों की पहली राजधानी कहाँ थी? ये थी चांदपुर गढ़ी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी इनकी राजधानी हुआ करती थी। फिर देखिए पहले इनकी चांदपुर गढ़ी होती है, फिर इसको देवलगढ़ कौन ले जाता है? अजय पाल ले जाता है इसको ले जाता है 1512 ईस्वी में। ठीक है, चांदपुर से देवलगढ़ ले जाता है 1512 में। फिर देवलगढ़ से कहां ले जाता है? ये ले जाता है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर ले जाता है कितने में? 1517 ईस्वी में। ठीक है, 1517 में कहां ले जाता है? चांदपुरगढ़। अब आपको ये कैसे याद करना है? आप बेसिकली CDCS याद कीजिए, आप खाली CDS याद कीजिए, CDS आपको याद रहेगा। ठीक है, C का मतलब होता है यहाँ पर चांदपुरगढ़ी, D का मतलब होता है देवलगढ़, S का मतलब है श्रीनगर। तो पहले राजधानी इनकी चांदपुरगढ़ी, फिर यहां से ले जाता है देवलगढ़, फिर देवलगढ़ से ले जाएगा श्रीनगर। 1512 में ले जाता है चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, फिर 1517 ईस्वी में ले जाता है देवलगढ़ से श्रीनगर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस टाइम पे चंद शासक कौन था? ये हम बात कर चुके हैं, दीपचंद। ठीक है, कब होता है पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए पानीपत के 3 युद्ध पूछे जाते हैं। प्रथम युद्ध तो आपको पता है 1526 ईस्वी में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, बाबर इसमें जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का खात्मा करके यहाँ पर मुगलों की नींव रखता है। फिर जो दूसरा पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है अकबर और हेमू के बीच में। जो हेमू होता है वो हिंदू शासक होते हैं। ठीक है, तो इसमें अकबर जीत जाता है अनफॉर्चुनेटली। फिर इसके बाद होता है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या क्या होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इसमें भी अनफॉर्चुनेटली अब अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। तो ये थे गाइस आज के 48 जो क्वेश्चंस थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, लेकिन जो इसमें आज एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर हुए हैं उसमें आपको कत्यूरी, कुनिंद, चंद और गोरखा प्लस पंवार वंशों से आपको काफ़ी सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।